तो गुड लोग व्हाट इफ सीरीज का 5वां एपिसोड व्हाट इफ ज़ॉम्बी नाम से रिलीज हो चुका है और कसम से ये एपिसोड पागलों वाला है। अब देखो हाँ, ये मेरे को थोड़ी सी डर थी कि भाई ये ज़ॉम्बीज को बिना आर रेटेड के कैसे वो उसका वॉयलेंस दिखा पाएंगे, मगर जैसे ठीक हमने टुमारो और मूवी में देखा है वॉयलेंस को एक अलग कलर से आप दिखा दीजिए और उसमें आप कूट कूट के दिखाइए तो आप बेहतर तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एमसीयू की व्हाट इफ सीरीज का 5वां एपिसोड भी बस इसी क्वालिटी को पकड़ता है, मतलब कि यार खून का कलर चेंज कर दो, बाकी सारी चीज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से ट्रिकी और स्मार्ट कैमरा मूव्स की हेल्प लेकर आप चीजों को दिखा सकते हो कि आपका दिखाने का मतलब क्या है। मगर गुरु ये एपिसोड है एकदम क्रेजी, जो चीजें नहीं देखी थी वो देखने को मिली है। तो ठीक जैसे एपिसोड की शुरुआत ही होती है तो हमें वही बैनर का वही सीन देखने को मिलता है जहां पे वो इन्फिनिटी वॉर वाले सीन के दौरान में बायफ्रॉस्ट से अर्थ पे आता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाती है कि वो उस बायफ्रॉस्ट से किसी और ही डिमेंशन के अर्थ पे आ जाता है। अब हाँ, एक्चुअली में वो कोई डिमेंशन अलग नहीं बल्कि उस यूनिवर्स में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली कहानी टेक प्लेस करती है। बैनर सैंक्टम में ही पहुंचते ही बोलता है कि भाई थानोस आ रहा है, मगर उसको सुनने के लिए वहां कोई नहीं होता सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के केप। बैनर हैरानी से बाहर होकर निकलता है कि सोचता है कि कहीं मैंने लेट तो नहीं कर दी, कोई बाहर दिख ही नहीं रहा है। मगर फिर से वही इन्फिनिटी वॉर वाला ही थोड़ा सा सीन हमें और देखने को मिलता है कि जैसे थानोस की संतानें आ जाती हैं टाइम स्टोन को लेने के लिए, जैसा अपना फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था। मगर यहाँ पे कहानी तो गुरु लोग पूरी बदल चुकी है। बैनर यहाँ पे अकेला है और जैसे ही वो अपना एबोनीमा डायलॉग अलग बोल रहा होता है, पीछे से डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल सर्कल में से टोनी स्टार्क का हाथ निकलता है और वो एबोनीमा को पीछे से ही मारता है, लेकिन वो भी मरता नहीं है। वहां पे तीनों मिलके यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और वोंग तीनों मिलके वहां थानोस की संतानों को गजब पीट रहे होते हैं और दूर से भाई बैनर एकदम एक्साइटेड हो चुका होता है कि हाँ भाई एवेंजर्स आ चुके हैं एंड नाउ यू आर फन। लेकिन उन्हीं सारी लड़ाई के बीच में देखने को मिलता है कि ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही ब्रूटल होती चल जा रही है। एकदम एक सेकंड के लिए कोई वहां पे सांस नहीं ले रहा है लड़ते समय। बैनर भी दूर से ही ये कमेंट करता है कि यार ये कुछ ज्यादा ओवरकिल नहीं हो रहा है। और तभी बैनर को वो देखने को मिलता है जो उसे कभी भी नहीं देखना चाहिए। उसके दिखता है कि सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इवन दो कि उसका दोस्त टोनी भी। और जैसे उन सारे ज़ॉम्बीज का अगला टारगेट बैनर था, बैनर वहां से भागने की कोशिश करता है, उस पर थोड़ा सा अटैक भी लोग कर देते हैं, मगर उसको बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का केप आ ही जाता है। वो उसे बहुत ही जद्दोजहद करके बचाता है, यहाँ तक कि बचाने के दौरान में वो ज़ॉम्बी वोंग का उसका सिर भी काट के गिरा देता है। बैनर इस सीन के दौरान में भी बहुत कोशिश करता है हल्क बन के बाहर निकलने की, मगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता उसके लिए। मगर जैसे ही बात एकदम हद से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, वो बैनर को फाइनली पकड़ ही लेते हैं एबोनीमा की पावर्स के थ्रू। तभी हमें बैकग्राउंड से चींटियों की पूरी सारी सेना जाती हुई दिखती है, जहां पे वो सारे ज़ॉम्बीज को एकदम खा के खत्म कर चुकी हैं, एकदम हड्डियां बच जाती हैं उन सब। और इसी सीन के बाद में हमें एक हैरानी सी बात ये पता चलती है कि भाई बैनर एक्चुअली में वीगन है, शायद उसके रियल लाइफ के इन्फ्लुएंसेस से उठा के हमें ये दिखाया गया होगा। और आगे हमें पता चलता है कि भाई चींटियों की सेना के साथ बैनर को एंटमैन ने नहीं बल्कि वास्प ने बचाया हुआ था और उसने आखिरी में फाइनली टोनी स्टार्क को ही मारा, उसका सिर काट के, और उसका एक एंट उसका सिर खा जाता है। कसम से दैट वाज फकिंग ब्रूटल। और तभी अपनी जिंदा एंट्री के साथ स्पाइडरमैन आ जाता है बैनर को बचाने के लिए। वो उन सबको बाकी सारे लोगों के साथ में लेकर जाता है कि जो लोग बस अभी बचे हुए हैं। और रास्ते में जाते आते बैनर स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंडली नेबरहुड का हुआ क्या। तब जाके कहानी के शुरू के 5 मिनट के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि ये सारी कहानी टेक प्लेस कैसे कर रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि कहानी एंटमैन से डायरेक्ट कनेक्शन रखती है कि यहाँ से ठीक 2 हफ्ते पहले जहां पे वो अपना एंटमैन 2 में लास्ट में एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं कि भाई उसको अपनी वाइफ को बुला के लेकर आना होता है, हैंक पिन अपनी शिप के साथ एकदम अल्ट्रा स्मॉल होकर एकदम क्वांटम डिमेंशन में जाके अपनी बीवी को बचा के लेके आने की कोशिश करता है। मगर इस यूनिवर्स में हुआ क्या है कि एक्चुअली में 30 साल हेरा जाने के बाद उसकी बीवी को किसी क्वांटम वायरस को जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से करप्ट हो चुका था। और जब हैंक अपनी बीवी के साथ मिलता है तो वो वायरस उसके साथ ट्रैवल होकर अपने ही करंट यूनिवर्स में आ जाता है। मतलब कि अपनी बीवी को वापस लाने की जगह वो एक नया वायरस लेकर आ गए, ज़ॉम्बी वाला। और इस वायरस का अपनी दुनिया में सबसे पहला शिकार रहता है एंटमैन। कसम से उसकी बेटी तो वहां से छोटी होकर निकल जाती है, मगर वहां पे अपना स्कॉट लैंग फंस जाता है, वो भी एकदम हॉरिफाइंग तरीके से। और अब फिर क्या, काफी तेजी तरीके से ये वायरस बाहर की तरफ फैलना तो चालू हो जाता है, जहां पे इसे बचाने के लिए और कौन ही आएगा, अपने एवेंजर्स आते हैं, जहां इस बार एवेंजर्स की टीम में है कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई, आयरन मैन और ब्लैक पैंथर। मगर भाई ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक इतना बड़ा था कि भाई पूरे के पूरे एवेंजर्स आउट नंबर हो गए। उनको किसी न किसी तरीके से सब के सब इन्फेक्टेड तो हो गए, कुछ तो गायब हो गए, मगर अल्टीमेटली उनका जीतना इनसे पॉसिबल था ही नहीं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि भाई किसी को बचाने या ना बचाने वाली बात नहीं है, कांड हो गया, जस्ट एक्सेप्ट दैट। और इस बात को पूरी तरीके से अच्छे में समझाने के लिए अपना स्पाइडरमैन आता है, अपने फोन से रेट्रो कैमरा मूवमेंट के थ्रू हमें समझाता है, जहां वो काफी अच्छे 80s के विंटेज इफेक्ट के साथ वो हमें ये बात समझाता है कि ज़ॉम्बीज के ये एपोकलिप्स की सर्वाइवल गाइड है, जहां में फ्रेम के पहले ही सेकंड में नजर आता है हैप्पी होगन, जो कि हमें समझाते हैं कि भाई कैसे लंबे कपड़े पहनने चाहिए। जहां पे किसी को समझाने का मूड तो नहीं है, मगर ये सारा प्लान स्पाइडरमैन का है ताकि वो और अवेयरनेस फैला सके कि लोग कैसे बच सकते हैं। इस पूरे वीडियो फॉर्मेट में हमें कर्ट भी देखने को मिलता है, वही अपने एंटमैन का जो अपना एक बहुत ही प्रीशियस कैरेक्टर है। उसके बाद हमें शावर में नहाते हुए बकी बार्न्स देखने को मिलता है, ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, मगर उसके बाद हमें शारन कार्टर भी देखने को मिलती है। ऐसे हमें उनका सर पे एम करके रखना चाहिए और बकी बार्न्स वाले केस में
कि भाई ह्यूमंस के हार्मोन्स निकलते हैं और ज़ॉम्बीज ह्यूमन फ्लैश के लिए काफी अट्रैक्टेड होते हैं, तो हमेशा साफ सुथरे रहो, नहा धो के रहो, उन्हें फेरोमोन्स ना दो। और फिर स्पाइडरमैन की ये हैंडमेड वीडियो की आखिरी कैरेक्टर आती है जनरल ओकोई वकांडा से, जहां पे हमें करंट सिनेरियो के बारे में अब पहली बार पता चलता है कि भाई उनके किंग यानी कि टिचाला काफी समय से मिसिंग चल रहे हैं। और अब देखो यहाँ पे जितने भी सारे सुपर ह्यूमंस लोग हैं जो सर्वाइव कर चुके हैं, उन सबकी मल्टीपल प्रायोरिटीज है कि भाई सर्वाइवर्स को खोजना है, क्योर खोजना है, किसी को अपना किंग खोजना है और किसी को अपने बाकी एवेंजर्स यानी कि और भी यार दोस्तों को खोजना है। मगर यहाँ पे सबसे पहली बात क्योर की ही चल रही होती है कि जहां पे एक सर्वाइवर ने ये बात क्लेम करी होती है कि किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू कि भाई वो क्योर को समाधान निकालने में और भी सक्षम हो पाया है, जिसको लेकर टीम के बीच में एक हैवी डिस्कशन होता है कि कैसे वहां पे वो पहुंचेंगे। वहां पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, मगर फिर भी यार वो सुपर हीरोज है, ट्राई तो करेंगे। और फिर क्या पूरी टीम ने क्योर के और करीब जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को क्या यूज किया होगा, वो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में। तो ठीक स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो कोई सारी सुपर हीरोज को एक काम देती है, मतलब कि स्प्लिट अप होने के लिए कहती है, जिसमें स्पाइडरमैन ही एक सेंस वाला बंदा है कि बोलता है कि क्या भाई तुमने हॉरर मूवीज नहीं देखी है, अलग होना कोई अच्छा प्लान नहीं है, मगर फिर भी भाई सब उससे इतने बड़े हैं तो सबको तो अपना अपना काम करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम अपने अगले ही ट्रेन वाला सीन देखने को मिलता है जहां पे कर्ट उसे ऑन करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो चालू नहीं हो पा रहा है। जैनेट वैलेंटाइन उसके गियर बॉक्स से उसे तुरंत चालू करने की कोशिश करती है, मगर फिर भी वो चालू नहीं हो पाएगा। ट्रेन को किसी को पीछे से एक अच्छा सा पुश देना होगा, जिसमें बैनर इस समय तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हल तो बाहर आने वाला नहीं है। तो स्पाइडरमैन ही इसका जिम्मा उठाता है कि चलो पीछे से ही मैं कुछ करता हूं। मगर भाई लोग यहाँ पे ये लोग तो एक बात भूल ही गए, ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का टाइम है और यहाँ पे वो अकेले नहीं है। हमें पहले ही थोड़े सीन के दौरान में पता चल जाता है कि हमें फैल्कन की परछाई देखने को मिलती है, जहाँ पे सब सारा ये अपना काम कर ही रहे होते हैं। तभी भाई होगन को यहाँ पे एक हुक लगता है जो कि उसे तुरंत ही पीछे खींच लेता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, दूसरे को मारने की कोशिश करता है अंधेरे में, मगर वो हो नहीं पाता। और तब आगे जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली में तो वो हॉकाई था। वो शारन पे भी एक तीर चला देता है जो कि डायरेक्टली उसे भी यहीं पे लगता है। और साथ साथ में ये भी पता चलता है कि गुरु हॉकाई कोई अकेला नहीं है, उसके पास भी अपनी एक प्राइवेट ज़ॉम्बीज की आर्मी है जो कि सबको खत्म करने के लिए दौड़ी पड़ी हुई है। और ठीक उसके दूसरी तरफ ओकोई बांस से ऊपर फैल्कन हमला कर देता है, जिसपे भाई बांस काफी हमला करने की कोशिश करता है फैल्कन के ऊपर, मगर भाई वो अपने दोस्त के चक्कर पे उसमें हाथ नहीं उठा पाता। लेकिन ओकोई इस पे काफी अच्छा हावी होती है और उसे अल्टीमेटली मार भी देती है सैम को, जो ज़ॉम्बी था। और फिर क्या भाई इतनी लड़ाई झगड़ा के दौरान जो बाकी सारे ज़ॉम्बीज थे वो डायरेक्ट ट्रेन पे ही हमला करना चालू कर देते हैं। अगर वहां पे वास्प अपनी इन सबको बचाती है और उसकी भाई पावर यहाँ पे देखने लायक है, जो एक्चुअली में ज़ॉम्बीज के भीतर से उनके फाड़ दे रही है। तो इधर भाई समझ में आता है कि भाई इनकी पावर्स बहुत ही हाई लेवल की हैं। और उसके पीछे से जहां अपना स्पाइडरमैन ट्रेन को थ्रस्ट देने की कोशिश करता रहता है, उसे पता चलता है कि उसके बैकग्राउंड में ही सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं, मगर उसको एंड मॉकेट पे बचाने के लिए वो केप आ ही जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज वाला। अब वो उसको डायरेक्टली सेव करते हुए ट्रेन के अंदर लेके चला जाता है और अल्टीमेटली जो जितने मेंबर्स अब बच जाते हैं, हैप्पी तो मर ही चुका है वहां पे ज़ॉम्बी बनके, जो जितने मेंबर्स बच जाते हैं वो ट्रेन के थ्रू वहां पे न्यू जर्सी जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो शील्ड का वो सबसे पहला बेस था जिसने वहां पे किसी ने क्लेम किया था कि हाँ वो क्योर को खोजने के लिए एक हद तक सक्षम हो सके हैं। और यहाँ पे सब कुछ कांड होने के बाद वो कोई स्पाइडरमैन से माफी मांगती है कि आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी कि हम सबको अलग नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी जैसा हुआ है इस कहानी में, जो हो गया है सो हो गया। मगर अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी अपना सबसे बड़ा बवाल होना बाकी है। शायद जब ट्रेन में बाकी सबसे मिलने के लिए जा ही रही होती है तो तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है एक और स्पेशल ज़ॉम्बी की, जहां उसे नजर आता है अपना कैप्टन अमेरिका। और फिर क्या शारन अपने हैप्पी की इनहर्टेड वेपन से कैप्टन अमेरिका से लड़ने की कोशिश तो करती है, मगर गुरु वो कैप्टन अमेरिका है, ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो कैप्टन अमेरिका है, कोई मैच नहीं है उसका। तो वो शारन को इनफेक्ट कर ही देता है इवन दो वो उसको खा रहा होता है, जिसमें भाई इसकी सबसे पहली आवाज अपने बकी बांस ही सुनते हैं जो कि भाई अपने कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए आते हैं। और कसम से इस सिनेरियो की भाई इस सीन की ये स्पेशल सी बात है कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के एकदम टेरर पे काफी ज्यादा हैवी एम्फेसिस दिया गया है। करीबन 30 सेकंड तक तो ये उसे इंट्रोड्यूस ही करती रहती है, इसका शील्ड, उसका मुंह, उसकी टेक्सचर, वो खौफ बिल्ड करने की कोशिश करती है। मगर फिर भी कहानी आर रेटेड तो नहीं है तो उतना डार्क तो नजर नहीं आता, मगर वो ब्रुटैलिटी एक एक्सटेंट तक कामयाब रहती है। खैर फिर भी ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका और अपने बकी बांस एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयारी हो जाते हैं और बम्पर मार करते हैं। एकदम डिट्टो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह तो नहीं, वो तो एकदम ओपी था, वो कोई मैच नहीं है, मगर इधर भी कम बवाल लड़ाई नहीं होती है। स्पेशली इस एपिसोड में इस कहानी की ये वाली लड़ाई थोड़ी देखने लायक होती है कि भाई कौन इसमें एक्चुअली में जीतेगा। मगर अल्टीमेटली भाई बकी अपनी ज़ॉम्बी शारन को एकदम ऐसे ही बेइज्जती की तरह दूर करते हुए वो कैप्टन अमेरिका को उसके ही शील्ड से उससे आधा कर देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। मगर जैसे ही ज़ॉम्बी शारन और से एक्टिव होती है तो वो वहां पे बकी को बचाने के लिए आ जाती है और शारन के मुंह में चली जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी भाई ट्रिकी सीन हो जाता है क्योंकि जब वो शारन को एकदम फाड़ के बाहर निकलती है तो उसके हाथ पे एक कट लग चुका होता है, जिसपे भाई बैनर उससे कहता है कि होप शायद अब तुम थोड़ा से ट्रबल में हो। और उसके अगले ही सीन में बैनर होप को चेक कर रहा होता है और कहता भी है कि तुम्हारी हेल्थ अब ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही है। और होप कहती है कि अब तुम जानते हो कि क्या करना है। और कोई उसे भाई इंटरप्ट करते हुए कहती है कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि इतने करीब होते हुए तो
अब नहीं। फिर होप उसे ओकोई को एक लॉजिकल सेंस देती है कि अभी रिस्क लेना जरूरी है क्या, जिसपे पीछे से स्पाइडरमैन अपना मोनोलॉग के साथ तैयार रहता है, इट्स नॉट अबाउट रिस्क, इट्स अबाउट होप। और जितनी भी हम सबने ज़ॉम्बी मूवीज देखी हैं कि ये सर्वाइवल की ही तो है अपनी होप, जो हमें इस आखिरी मोमेंट तक भी जिंदा रखती हैं। जिसपे होप पीटर से थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है कि तुम बताओ तुम ये कैसे करते हो, मतलब कि हमेशा इतने पॉजिटिव रह कैसे पाते हो। जिसपे पीटर अपना एक्चुअल मोनोलॉग यहाँ से अपना पुश करता है कि उसने कितनों को खोया, उसने अपनी माँ को खोया, बाप को खोया, आंट मे को खोया, टोनी स्टार्क को खोया, और आंट मे ही उससे कहा करती थी कि भाई कैसे हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी भुला दिए जाएंगे, तो इसीलिए हमें चलते रहना पड़ेगा, चलते रहना ही पड़ेगा। और जब ठीक इन्हीं सारे इमोशनल मोमेंट में एकदम जोन में ही थे, तभी पीछे से कर्ट आके एक मनहूसियत की बात कहता है कि गुरु लोग देखो ट्रेन का तेल खत्म हो चुका है, हम करीब हैं मगर बहुत ज्यादा करीब नहीं है, और हमें यहाँ से जाने में अब बहुत मुश्किल होने वाली है। जहाँ ठीक सब सारी खिड़की से बाहर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की पूरी एक आर्मी लगी हुई है जो उन्हें खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सबके दिमाग में भाई इम्पॉसिबल थॉट है कि भाई हम ऑन फुट तो यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, और अगर वहां पे कोई पहुंच पाता है तो किसी न किसी को सेव करते हुए कोई एक आग बंदा ही वहां पे पहुंच पाएगा। ये एक टोटली सुसाइड मिशन होने वाला है। मगर वहां होप एक आइडिया देती है कि तुम वहां नीचे से नहीं मगर उनके ऊपर से जरूर जा सकती हो, जिसमें सारे लोग अपोज करते हैं। मगर होप कहती है कि देखो अब मेरा टाइम आ चुका है, और होप कहती है मैंने ये बवाल चालू किया है और मैं ही इसे फिक्स करूंगी। जिसमें बैनर कहता है कि तुम अपने आप को दोष मत दो। मगर होप अपने फाइनल मोमेंट्स के दौरान कहती है कि मैं अपनी माँ से बहुत ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, मैंने ये कभी कंसिडर ही नहीं किया कि मैं उनके साथ कुछ और भी चीजों को लेकर आ जाऊंगी, तो जो मैंने इन सब के साथ शुरू किया है तुम उसे खत्म करोगे। और ये कसम से मोमेंट बहुत ही इमोशनल हो जाता है, काफी तगड़ा वाला नहीं मगर एक सेंस ऑफ फीलिंग तो दे ही देता है कि भाई ये ग्रेट सैक्रिफाइस अब करने जा रही है। वो भाई अपनी जायंट वुमेन बन जाती है और उन सारे ज़ॉम्बीज़ से उन्हें लड़ते झगड़ते कुचलते हुए जाने लगती है, जहां पे सारे सुपर हीरोज की टीम के मेंबर्स को वो अपने हाथों में ही पकड़ी रहती है। क्योंकि अब ये सिर्फ थोड़ा सा दिल को तकलीफ देने वाला था कि भाई होप कैसे इतना स्ट्रगल कर रही है, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उसे खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब खैर यहाँ पे बेस के अंदर जो बचे कुछ सुपर हीरोज रहते हैं वो अंदर जाने के बाद एक शक की नजर से एक और चीज को नोटिस करते हैं, वो जो सारे ज़ॉम्बीज़ हैं वो फेंस को लांग के क्यों नहीं आ रहे हैं, और एक तरफ तो फेंस पूरी टूटी हुई थी मगर फिर भी वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जिस पे कर्ट को एक शक होता है कि यहाँ पे कोई बाबा यागा हो सकता है जो अपने शैडोज से निकल के हमें अपना शिकार बनाएगा, और एक्चुअली वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, जो कि आगे हमें देखने को पता चलता है कि विजन जिंदा है, और उस बात का अपना तर्क भी देता है कि वो कैसे जिंदा है, कि एंड्रॉइड होने के फायदे क्या होते हैं कि वो मेन्यू कार्ड में इनके नहीं है। और आगे चल के विजन अपनी प्राइवेट लाइफ में ही सारे सुपर हीरोज को बात समझाता है कि वो कैसे वो क्योर के कितने करीब है, क्या सारी परेशानियां उसको टेक प्लेस करनी पड़ी और क्या राज वो छुपा के रख रहा है। और मतलब कि वो ब्रेन स्टफ के बारे में बात करता है कि कैसे वो उन ज़ॉम्बीज़ को अंदर नहीं आने दे रहा है एंसेफेलोपैथी के मतलब से। अब एक्चुअली में इसे हल्के में समझो तो एंसेफेलोपैथी एक्चुअली में एक ब्रेन डिजीज है जो ब्रेन के फंक्शन और ऑर्डर को अल्टर करती है। विजन और भी सारी चीजों के बारे में बताता है कि कैसे उसका माइंड स्टोन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है, जिससे इन ज़ॉम्बीज़ को एक कॉन्शियसनेस मिल जाती है कि भाई ये उनके लिए उतना अच्छा नहीं है और वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। मगर फिर भी विजन कुछ और भी थ्योरेटिकली कुछ तर्क देता है कि इन सब चीजों को रिवर्स करके कैसे ठीक किया जा सकता है। मगर जैसे अभी पूरी ह्यूमन जात की औकात है, वो उस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो उन सारी चीजों को इस ग्लोबल स्केल पे लाकर सबको ठीक कर सके। मगर वहीं पे वो कोई एक आइडिया देती है कि अभी वकांडा ही एक ऐसा देश बचा हुआ है जिससे वो बाहरी वर्ल्ड के एक्सपोजर से बचा हुआ है और वायरस से पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं है, और उनकी वर्ल्ड क्लास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो इस फ्रीक्वेंसी को पूरे ग्लोब में फैला के सब कुछ दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और हाँ, बातों बातों में एक बात तो रही गई कि इन सारे कॉन्वर्सेशन के बीच में स्कॉट लैंग जिंदा है, उसका भी एक इंट्रोडक्शन में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही बेचारा वाला कि उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है, जो कि अब उसका सिर बचा हुआ है, जो कि बस एक साइंटिफिक कंटेनर में है। और अब देखो जो कि उसका इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी सब उसमें तरस खा रहे हैं, मगर फिर भी स्कॉट अपना मजाकिया वाली हालत छोड़ता नहीं है और अभी भी अपबीट रहता है। मगर यार इस बंदे ने काफी कुछ खो दिया। खैर इन सब बातों के बाद जब उन्हें किरण तो मिली गई है उम्मीद की, तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए वकांडा जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोई चीज खोजते हैं, और ठीक उसके लिए अपना बकी निकल जाता है। और वहीं पे विजन उससे मना कर रहा है कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम खोज रहे हो, क्योंकि उसने भी अपने कुछ गहरे राज छुपा के रखे हुए हैं। तो ठीक बांस वहां पे पूरी बिल्डिंग को चेक कर ही रहा होता है कि भाई यहाँ से निकलने के लिए हमें क्या चीज नहीं मिल सकती है, और तभी उसे एक अंधेरे में एक राज पता चलता है कि यहाँ पे कई सारे लोगों के एकदम कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, और एक कंटेनर में एक औरत है जो कि एक्चुअली में वांडा है, और विजन नहीं उसे ऐसा करा हुआ है। बाकी उस कंटेनर पे कुछ गोलियां भी चला देता है, मगर तभी हमें बैकग्राउंड से एक आवाज सुनने को मिलती है टिचाला की, जो कि अभी वो जिंदा है और बकी से कह रहा है कि उसे गुस्सा मत दिलाओ। और उसी सीन में हमें देखने को मिलता है कि भाई टिचाला का तो एक पैर जा चुका है, और वांडा के कंटेनर पे उन बुलेट्स के होल से वो भी उन्हें और भी ज्यादा क्रैक कर रही है ताकि वो वहां से और बाहर निकल सके। और ठीक उसी के दूसरे ही
सीन में जहां बाकी सारे सुपर हीरो टीम मेंबर्स ये जो बात डिस्कवर करते हैं कि विजन ने जो सिग्नल दिया हुआ था कि वो उसको पहले कैच करने के सोर्स नहीं थे, और भी कई सारे लोग इससे पहले आ चुके थे, जिस पे स्पाइडरमैन और खुश हो जाता है कि भाई और कई सारे सर्वाइवर होंगे, मगर कोई सर्वाइवर दिख क्यों नहीं रहा है। और तभी अपने विजन का अपन को असली चेहरा देखने को पता चलता है। पीछे से बकी और अपने ब्लैक पैंथर साथ में आ जाते हैं और बकी सीधा ही विजन पे बंदूक तान देता है कि ये एक्चुअली में जितने भी सर्वाइवर्स यहाँ पे आए थे वो अपनी होने वाली बीवी को उनको खाने के लिए दे रहा था। मतलब कि विजन इन सारी बीमारियों का जब तक क्योर ना खोज ले तब तक वो उसे जिंदा रखेगा, और उसे जिंदा रखने का मेन सोर्स क्या है कि उसे जिंदा फ्लैश लाके दो। यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर्स अपने बचाव की याद में आ रहे होंगे वो उन सबको जबरदस्ती वांडा को खाने के लिए दे रहा होगा, जिसपे सारे सुपर हीरोज हैरान हो जाते हैं कि भाई तुमने स्कॉट तक को ठीक कर दिया तो वांडा को क्यों नहीं ठीक कर सकते हो। जिसपे विजन ये बात बताता है कि भाई वांडा की पावर्स बहुत स्ट्रांग है, वो उसका क्योर को रेजिस्ट कर रही है, अगर उसे आगे जिंदा रखने तक, उसे आगे क्योर खोजने तक उसे इसे फीड तो करना ही पड़ेगा। मगर तभी वो कोई विजन से कहती है कि जब तुम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते तो इसे मार क्यों नहीं देते, और विजन कहता है कि तभी भाई मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और जब इतनी सारी बातें हो ही रही होती हैं और कोई इसे मारने जाती है कि तभी हमें पीछे से एक और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और इस बार विजन ये बात समझ चुका है क्योंकि उन सब ने वांडा को जगा दिया और उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। और ये बात तो तुम भाई बखूबी जानते हो कि एक भूखा इंसान सबसे गुस्सैल इंसान होता है, और वांडा तो पहले से है ही पागल। वांडा अपनी एकदम हॉरिफिक रेड एंट्री के साथ एंट्री लेती है जहां पे उसका पहला शिकार अपना कर्ट ही रहता है बेचारा। मगर खैर बाकी सारे मेंबर्स वांडा से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उससे जीत ही नहीं सकते, तो वो उससे भागने के लिए निकल जाते हैं। मगर अब खैर विजन को अपनी गलती का एहसास तो हो ही जाता है क्योंकि भाई इन सब क्योर का एक उनको किरण तो दिख ही गया है कि भाई वकांडा से ठीक हो जाता है, तो उन सबको भागने की मदद करता है कि देखो वहां पे क्वाड जेट रखा हुआ है, तुम वहां से भाग सकते हो, और मैं मगर यहीं पे रुकूंगा, जो मैंने गलती की है मैं उसका प्रायश्चित तो करूंगा, मगर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और फिर विजन अपना ही माइंड स्टोन अपने हाथों से निकालकर उन्हें दे देता है। इन्हीं सारी लड़ाई के बीच में अपनी कोई भी वांडा के चंगुल का शिकार हो जाती है। अब वहां पे विजन के ठीक मरने के बाद बाहर जो सारे ज़ॉम्बीज खड़े थे उन्हें एक परमिट मिल जाता है कि अब वो अंदर आ सकते हैं और सबके साथ अपना नाश्ता लंच डिनर सब कर सकते हैं। और तभी उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है, वांडा अभी भी जिंदा है और एकदम इस बार और भी ज्यादा गरमाई हुई है। उसे देख के पता चलता है कि भाई उसका होने वाला पति वहीं पे मरा पड़ा हुआ है और वो और भी गुस्सा हो चुकी है। बाकी वहां पे बाकी सारे अपनी टीम मेंबर्स के लिए और भी टाइम बाय करने के लिए वहां पे रुक जाता है ताकि बाकी सारे हीरोज वहां से भाग सके। मगर फिर भी भाई वांडा के सामने बकी कितनी देर तक ठहर पाएगा। वांडा उसे उलाट के फेंक देती है और उसके बाद वो फिर कभी नजर ही नहीं आता है। और इस लड़ाई के बीच में बैनर को लगता है कि भाई हम यहाँ से नहीं निकल सकते, तो वो इस बार अपने आप को सैक्रिफाइस करता है कि भाई तुम सब यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे लिए और टाइम बाय कर सकता हूँ। पीटर उसे मना भी करता है कि भाई मैं और कोई आज दोस्त को नहीं खो सकता। मगर तभी बैनर उसे अपना माइंड स्टोन देते हुए कहता है कि हमें एवेंज करो। तब बाहर सारे ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए बैनर को एक्चुअली एक ज़ॉम्बी तो काट ही लेता है, मगर फिर भी वो उसे हल्क बचा लेता है उसके हाथ पे कवर अप करते हुए, जिससे ये बात पता चलती है कि भाई बैनर पे एक्चुअली भी इन सब का वायरस का असर होता नहीं है। तो वो फिर और कॉन्फिडेंस और फॉर्म के साथ सारे ज़ॉम्बीज की भीड़ में कूद जाता है कि अब वो इन सब से लड़ेगा अपने ओरिजिनल हल्क वाले स्टाइल में। तो ठीक वहां पे जब सारे के सारे ज़ॉम्बीज एकदम हल्क के ऊपर कवर अप कर लेते हैं पूरे ढेर के साथ, तो हल्क को इस बार एक्चुअली में बाहर तो निकलना ही पड़ता है। तो क्वाड जेट में बचे कुछ जो 3 सुपर हीरोज बचे होते हैं वहां से भाग ही रहे होते हैं और हल्क अपना वहां पे वांडा के साथ लड़ रहा होता है। काफी अच्छी फाइट होती है, एकदम आइकॉनिक तो नहीं है, मगर आधे घंटे की सीरीज में तुम्हें 5 मिनट क्या 2 मिनट का ही दिखा दे वही बहुत बड़ी बात होती है। उसमें फाइट तो काफी ठीक ठाक हमें देखने को मिली है, मगर वो क्वाड जेट से जब वहां भाग ही रहे होते हैं कि तभी हमें पता चलता है कि जो होप थी वो अब एक्चुअली पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनके वो जायंट वुमेन ही रहती है और वो क्वाड जेट को पकड़ लेती है। फिर भी टिचाला अपनी ड्राइविंग स्किल्स के थ्रू वहां से निकल ही जाते हैं। और फिर वहां पे स्कॉट को होप को देखकर ऐसा काफी बुरा फील होता है और कहता है कि भाई इसने मेरी 2 बार जान बचाई हुई है। और फिर जो सारे क्वाड जेट के अंदर मेंबर बैठे होते हैं एक्चुअली में लास्ट के 3 ही सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। स्कॉट बस अपनी मुंडी के साथ, टिचाला यानी कि अपने ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन, और यही एक ऐसा लौंडा है जो अपनी फुल बॉडी में बचा हुआ है। यहाँ पे इस सीन के पास यहाँ पे सबके पास सोचने के लिए टाइम है। पीटर यहाँ पे काफी ज्यादा अफसोसजनक बातें भी करता है कि मैंने कुछ ही हफ्तों में सबको खो दिया। मिस्टर स्टार्क ने मेरे से एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए कहा, मैंने उन्हें मना कर दिया और वो सब मर गए हैं और मैं ही बचा हुआ हूँ। जिस पे टिचाना अपनी सबसे आइकॉनिक लाइन कहते हैं कि हमारे कल्चर में मौत अंत नहीं होती है, हमारे साथ वो तब तक हैं जब तक हम उन्हें याद करते रहते हैं। गुरु ये आइकॉनिक लाइन सबसे बेस्ट है जो कभी भूले नहीं भुलाएगी। तो फिर क्या माहौल को और भी ज्यादा लाइट अप करते हुए स्कॉटलैंड अपनी फिर से मजाकिया वाली बातें करता रहता है कि भाई एवेंजर्स में एक और मेंबर शामिल हो गया, ऑफिशियली नहीं मगर एक और हो ही गया। तो अब जैसे ठीक यहाँ पे 20 मिनट में वो वकांडा पहुंचने ही वाले हैं और जैसे ही उनके पास अब ये माइंड स्टोन है तो वो सारी दुनिया को इससे बचा ही सकते हैं। और तभी एपिसोड को एंड करते करते वॉचर अपना एक फाइनल नरेशन देता है कि इंसान हार्डेस्ट टाइम में जब सारी उम्मीदें खत्म भी हो जाती हैं वो अपना सब कुछ दे देगा अपने प्लेनेट को बचाने के लिए,
भले ही उसको बचाते बचाते पूरी यूनिवर्स को क्यों ना खत्म कर दे। मगर सबसे दुख की बात तो यहाँ पे ये है कि वहां पे अभी किसी को नहीं पता है कि ओरिजिनली वकांडा में हो क्या रहा है। और उसके अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि ज़ॉम्बी थैनोस अपने पूरे इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ, वो भी सारे स्टोन्स हैं उसके पास, सिवाय बस एक स्टोन को छोड़कर, वही माइंड स्टोन वाला। ये जो बस थोड़ा सा शुरू का 1-2 सेकंड हमें देखने को मिलता है, ये काफी हॉरिफाइंग है। मतलब कि यार ये बस उनकी एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी सब कुछ सेव करने की, मगर फिर भी सब कुछ खत्म हो ही गया। मतलब कि भाई उधर कोई उम्मीद नहीं बची, कुछ नहीं बचा। वहां पे थैनोस है अपने मल्टीपल इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, कैसे बच सकते हो? एक के पास तो अपनी बॉडी नहीं है, एक के पास तो अपना पैर नहीं है, और स्पाइडरमैन ये लौंडा कर ही क्या पाएगा? मगर फिर भी यार सुपर हीरोज की यही तो एक खास बात होती है कि जब तक तुम्हारे पास 1% भी चांस है, तुम्हारे आखिरी एटम तक भी, तब तक तुम ट्राई करो। और इसीलिए कहते हैं ना कि हारते तुम तभी हो जब तुम हारना एक्सेप्ट कर लेते हो। और ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि ये जो बचे कुचे हीरोज भी बचे हुए हैं, ये अपने आखिरी कड़ तक लड़ेंगे, और बस यही तो तुम्हें जीतने की उम्मीद देता है। इसके बाद भी अपना 30 मिनट का एपिसोड कुछ ज्यादा कुछ तो आपको नहीं देता, मगर ये क्रेजी बहुत है। मतलब कि यार आयरन मैन, इतने सारे ज़ॉम्बीज, डॉक्टर स्ट्रेंज, सबको ऐसे कट्टे पिटते मरते हुए नहीं देखा है। टोटली R-rated तो नहीं है, कई सारे लोगों की मरने वाली डेथ सीन्स को एपिसोड तुरंत ही स्किप आउट कर देता है, हमें दिखाता नहीं है, जो कि हमें R-rated में देखने को मिल सकता था। वो ओरिजिनल ब्रुटैलिटी देखने को मिलती, वो हॉरर और भी ज्यादा जग के हमें नजर आता। मगर फिर भी जैसे तुम डिज्नी को जानते हो, वो तो ऐसा करने नहीं देगा, मगर फिर भी इतना बुरा भी नहीं था, काफी अच्छा था, देख सकते हो, मजा आती है बहुत। इसके अलावा तुम सब सारे एक्सपीरियंसेस मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। एब्सोल्युटली मैं बोलूंगा कि ये एपिसोड क्रेजी था, काफी सारी चीजें आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा ब्रूटल सेंस भी डिज्नी अपने एक किसी एपिसोड में दिखा भी सकता है। अब पूरी तरीके से एकदम एब्सोल्यूट परफेक्ट वाला ब्रूटैलिटी तो नहीं था, एकदम R-rated वाला, मगर अपना काम कर देता है एज ए ग्रेटर ऑडियंस के लिए। फिर भी तुम सारे ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या फील करते हो इस डेडिकेटेड एपिसोड को देखने के बाद। इसके अलावा मैंने अगर कोई बात मेंशन नहीं की या फिर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड मोमेंट्स थे जो मैंने इसमें मेंशन नहीं कर पाया, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के गेम अच्छा लगा, खुशी है, मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए PJ Explain।